हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी के सेशंस में आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर हम एक ले चुके हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस का, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखें और फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था सेंटर स्टेट रिलेशन में, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन डायरेक्ट क्लास ही स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने पढ़ा था सेंटर स्टेट रिलेशंस में, वो हमने पढ़ा था कि हम तीन टाइप की पावर्स को डिवाइड करते हैं अमंग सेंटर एंड स्टेट। यूनियन एंड स्टेट के बारे में के स्फेयर में हम तीन पावर्स को डिवाइड करते हैं, लेजिस्लेटिव, देन अपना एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव, और तीसरा हम फाइनेंशियल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तीन पावर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनियन और हमारी स्टेट्स के बीच में। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है तो हमें सेंटर को भी कुछ पावर्स देनी है, सिमिलरली हमारे को कुछ पावर्स डेलीगेट करनी है हमारी स्टेट्स को भी, और उनके पास कुछ ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए। तो फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर के पास भी कुछ पावर रहती है और हमारा स्टेट के पास भी कुछ पावर्स रहती हैं। उसी के रिलेशन में हम इनको डिवाइड करते हैं। हमारी जो जुडिशरी पावर्स है उसको हम डिवाइड नहीं करते हमारे देश में। जुडिशरी पावर हमारे क्या है, इंटीग्रेटेड है। इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं और आगे भी हम इसको पढ़ते रहेंगे कि जुडिशरी जो हमारे देश की है वो इंटीग्रेटेड है। हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? हमने लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, और इसमें भी हमने दो पॉइंट पढ़ लिए थे। नॉर्मल एक्सटेंट में क्या कि एक तो हमने पढ़ लिया था टेरिटोरियल एक्सटेंट, कि यूनियन का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, टेरिटरी कहाँ तक है यूनियन की, और स्टेट की टेरिटोरियल एक्सटेंट का है, कहाँ तक किस हद तक वो लॉ बना सकते हैं बाउंड्री वाइज यानी टेरिटरी वाइज। तो ये हमने पढ़ा था एक पॉइंट। दूसरा हमने पढ़ा था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, साथ ही साथ रेजिडोरी लिस्ट, रेजिडोरी पावर्स जो थी। तो यूनियन लिस्ट, यूनियन के पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से उनके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, सिमिलरली हमारा उनके एरिया में आता है, उनके स्कोप में आते हैं। सिमिलरली हमारे स्टेट के पास क्या क्या पावर्स हैं, कौन सी लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। ये हम पढ़ चुके थे डिटेल में, पहले जाके वीडियो देख ले जिन्होंने नहीं देखा हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो थे हमारे नॉर्मल बाइफर्केशन कि भैया नॉर्मली सबकी हदें तय है कि भैया यूनियन की ये टेरिटरी तय है, यूनियन के ये सब्जेक्ट्स तय हैं, स्टेट की ये हद तय है, स्टेट की ये टेरिटरी है, स्टेट के सब्जेक्ट्स ये रहेंगे। तो इसमें हमने नॉर्मल बाइफर्केशन कर दिया था कि स्टेट और यूनियन का क्या क्या बाइफर्केशन होगा, कौन कौन सी पावर्स होंगी और किस किस टेरिटरी के अकॉर्डिंग होगी। आज जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट कब लेजिस्लेशन बना सकती है स्टेट का, स्टेट लॉज पार्लियामेंट कब बना सकती है। पार्लियामेंट तो हमारी सेंट्रल बॉडी हो गई, लेकिन पार्लियामेंट कब लॉ बना सकती है हमारे स्टेट का, एक ये पढ़ेंगे। और साथ ही साथ सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट, सेंटर का स्टेट पे क्या कंट्रोल है, स्टेट जब लॉ बनाती है तो सेंटर का क्या कंट्रोल है। दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन आपको डिफरेंस समझना चाहिए। इसमें यह है पार्लियामेंट कब लॉ बना सकती है स्टेट का लॉ कब बना सकती है पार्लियामेंट यानी कि सेंटर बॉडी हमारी जो है, और यह है सेंटर का कंट्रोल क्या है स्टेट के ऊपर। जब स्टेट लॉ, मतलब इधर लॉ तो स्टेट ही बनाएगी, लेकिन सेंटर का कुछ कंट्रोल है हमारे स्टेट के ऊपर कि वो जब लॉ बनाती है तो उनको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और यहां पे क्या है, यहां पे सेंटर ही लॉ बनाएगी किसका, स्टेट का। क्लियर है? तो दोनों है सिमिलर, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार ये एक ही तो चीजें हैं, लेकिन कहीं बहुत ही बारीक सा इसमें क्या है, डिफरेंस है। क्लियर है? आज की कहानी रामायण जो आज हम करेंगे वो ये करेंगे हम, पार्लियामेंट और सेंटर कंट्रोल और ओवर स्टेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इन दी स्टेट फील्ड। अब सबसे पहले पार्लियामेंट कब स्टेट फील्ड, स्टेट के जो स्फेयर है, स्टेट का जो स्कोप है, स्टेट के जो सब्जेक्ट है, उन पे पार्लियामेंट कब लॉ बना सकती है, हमारी सेंट्रल बॉडी कब लॉ बना सकती है, तो ये हमें जानना है। तो क्या है पहला केस, सर्टेन केसेस वेयर, अच्छा ये याद रखना कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जो हमने पहले पढ़े थे, टेरिटरी और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थे, ये एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है। ये ऐसा नहीं कि हर बार आप बनाएंगे, कभी कभी के इंस्टेंस है, वंस इन अ ब्लू मून के इंस्टेंस है, तो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है। ऐसा नहीं कि रोजमर्रा में पार्लियामेंट ही स्टेट का लॉ बनाएगी, ये कभी कभार की बात है। Certain cases where parliament can legislate for the states have been enumerated in article number 249 to 253। कहाँ दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 249 से लेके 253 तक ये दिए हुए हैं हमारे क्या
पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। क्या है, सबसे पहला केस है जब राज्यसभा बोलती है कि आप रेजोल्यूशन पास कर लो, सॉरी राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन कि भैया पार्लियामेंट लॉ बनाए। राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि पार्लियामेंट को इस मैटर के ऊपर, स्टेट के मैटर के ऊपर लॉ बनाना चाहिए। क्या है, आर्टिकल 249 बोलता है इफ राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी दैट द पार्लियामेंट टू इनेक्ट लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। पार्लियामेंट, राज्यसभा ने रिक्वेस्ट करी, एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में रिक्वेस्ट की पार्लियामेंट से कि नेशनल इंटरेस्ट के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में आपको ये जो स्टेट का सब्जेक्ट है इस पे लॉ आपको बनाना चाहिए। पर ये कौन बोलेगा, ये हमारी राज्यसभा बोलेगी, तभी राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन पास होगा, तभी ये अथॉरिटी मिलेगी पार्लियामेंट को कि स्टेट के ऊपर लॉ बना सकती है। अब राज्यसभा ही क्यों रखा हमने, लोकसभा क्यों नहीं रखा? क्योंकि राज्यसभा बेसिकली क्या है, राज्यसभा जैसा हम लोगों को पता है, राज्यसभा में क्या है, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स राज्यसभा में मौजूद होते हैं। तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ही जब बोलेंगे कि स्टेट के लॉ को पार्लियामेंट बनाए तो ही ये चीज हो सकती है, अदरवाइज ये नहीं हो सकती। क्लियर है? दो तीन स्पेशल बातें हैं इसमें। पार्लियामेंट में इनेक्ट अ लॉ एंड द लाइफ ऑफ सच लेजिस्लेशन वुड बी 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ रेजोल्यूशन विच इज एन इफेक्ट ऑफ 1 year अनलेस एक्सटेंडेड फॉर द सेम ड्यूरेशन। क्या मतलब है इसका, कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसकी एक्सपायरी 6 महीने ही होगी, वो 6 महीने तक ही वैलिड होगा। कब से 6 महीने? जब से वो रेजोल्यूशन पास हुआ, और रेजोल्यूशन की वैलिडिटी कितनी होगी? 1 साल। सो देखें सिंपल से, ये रेजोल्यूशन पास हुआ, राज्यसभा है हमारी, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और इस रेजोल्यूशन की अवधि कितनी है? 1 year, 1 साल तक ये रेजोल्यूशन वैलिड है। रेजोल्यूशन में क्या है कि पार्लियामेंट साहब आप हमारी स्टेट के लॉ बनाए, इस टॉपिक पे लॉ आप बनाए। ये राज्यसभा में क्या हुआ, ये रेजोल्यूशन पास हो गया, 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। फिर हमारी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया तो इस लॉ की वैलिडिटी है 6 महीने। कितनी वैलिडिटी है? 6 महीने फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ दिस रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन है जब तक तो वो लॉ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि रेजोल्यूशन में ही लिखा है कि लॉ बनाना है। जब ये रेजोल्यूशन 1 साल रेजोल्यूशन हो गया, 1 साल हो गया रेजोल्यूशन को, तो और आगे रिन्यू नहीं होता रेजोल्यूशन, आगे रिन्यू नहीं होता रेजोल्यूशन, तो 6 महीने बाद ये लॉ भी खत्म हो जाएगा। 6 महीने तक ये वैलिड रहेगा। समझ में आ रही बात? और अगर इधर हमने इसको रिन्यू कर दिया तो ये और आगे बढ़ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, तो ये और आगे बढ़ जाएगा, फिर इसके 6 महीने हो जाएंगे, फिर 1 साल और बढ़ा दिया हमने रेजोल्यूशन, तो 6 महीने उसके बाद हो जाएगा एक्सपायरी। समझ में आ रही है? तो रेजोल्यूशन जो होगा वो 1 साल के लिए वैलिड है। जो रेजोल्यूशन राज्यसभा ने पास करा वो कितने टाइम के लिए वैलिड है? 1 साल के लिए वैलिड है, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1-1 साल के पीरियड में। हर 1-1 साल के पीरियड में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इससे ज्यादा के लिए एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल खत्म हुआ मैं 4 साल के लिए एक्सटेंड कर देता हूं, मुझे एक्सटेंड भी कितने के लिए करना है? 1 साल के लिए कर सकता हूं, कितनी बार भी करूं, उस पर कोई रोक टोक नहीं कि मैं 5 बार करूं, 2 बार करूं, 4 बार करूं, 50 बार करूं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। आप हर 1 साल के लिए रेजोल्यूशन को एक्सटेंड कर सकते हैं कि आज रेजोल्यूशन निकाला, अब अगले 1 जुलाई, जैसे 1 जुलाई है तो नेक्स्ट 1 जुलाई को हम इसको क्या कर देंगे, आगे वापस एक्सटेंड कर देंगे फॉर 1 year। तो जब तक रेजोल्यूशन चलेगा जब तक तो लॉ चलता ही रहेगा, कोई परेशानी है ही नहीं उसमें। जिस दिन रेजोल्यूशन खत्म हो गया, सपोज करो कि रेजोल्यूशन को हम आगे रिन्यू नहीं कर रहे हैं या 1 साल का टेन्योर हो गया और हमने उसको तय मान लिया कि अब रेजोल्यूशन यहाँ पे खत्म है, तो उसके 6 महीने बाद तक वो एक्ट वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्ट भी, लॉ भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बात आती है समझ में? सिंपल है। एक बार वापस समझा दूं? चलो। राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन निकाला 1 जुलाई को, 1 जुलाई डेट्स ले लेते तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, 2021, सपोज 1 जुलाई 2021 को एक रेजोल्यूशन निकाला राज्यसभा ने कि पार्लियामेंट जी आपको लॉ बनाना है स्टेट के इस सब्जेक्ट पे। रेजोल्यूशन पास हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, यहां पे लॉ बन गया, यहां पे लॉ बन गया, इसी तारीख को बन गया, सपोज इसी दिन हो गया और इसी दिन लॉ बन गया, सपोज, ठीक है, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो तो हम इसको यही तारीख मान लेते हैं। अब इस रेजोल्यूशन की वैलिडिटी क्या है? 1 साल, मतलब 1 जुलाई 2022। कोई परेशानी नहीं है, 1 जुलाई 2022 तक वैलिड है, ठीक है, फेयर इनफ। अब इधर एक सिचुएशन आती है कि हम रेजोल्यूशन को रिन्यू करें या नहीं करें। सपोज करो हमने रिन्यू कर लिया, तो वापस अब इसकी वैलिडिटी कितनी हो गई? 1 जुलाई 2023, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, रेजोल्यूशन कितने साल के लिए वैलिड होगा? 1 साल के लिए वैलिड होगा। यहां पे क्या हुआ, मैंने एक और बार रिन्यू कर दिया 1 जुलाई 2024। लॉ साइमल्टेनियसली चल रहा है, लॉ में कोई परेशानी नहीं है, लॉ रेजोल्यूशन के साथ साथ चल रहा है।
लेकिन अब यहां जाके 2024 में मैं बोलता हूं कि रेजोल्यूशन खत्म, अब इसको हम नहीं आगे बढ़ाएंगे, रेजोल्यूशन को यहीं होल्ड कर देते, ये इसकी अवधि खत्म। तो इसके 6 महीने बाद यानी कि 1 जनवरी 2025 को ये लॉ भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, लॉ भी खत्म हो जाएगा। तो रेजोल्यूशन जब तक है, जब तक लॉ है, और रेजोल्यूशन खत्म होने के 6 महीने बाद लॉ भी खत्म है। क्लियर है, ये इसकी कहानी है। सिर्फ अब तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इतना इजी सब्जेक्ट तो है नहीं कि भैया अपन ने सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, तो हमें क्या करना है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग राज्यसभा में होने चाहिए, तभी ये लॉ पास होगा, ये रेजोल्यूशन पास होगा और लॉ बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। क्लियर है, तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल नहीं है यहाँ पे, टोटल नहीं है यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मौजूद है और वोट कर रहे हैं उनका 2/3। क्या होती है मेजोरिटी, किस किस टाइप की होती है मेजोरिटी, बहुत डिटेल में चैप्टर लिया हुआ है अपन ने, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, प्लीज जाके उसे चेक कर ले। अगर हल्का सा भी थोड़ा सा भी डाउट हो, दिमाग में फिरकी हो, तो प्लीज जाके वहां पे चेक कर ले। कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये हमने बता दिया, रेजोल्यूशन को हम कितनी बार भी रिन्यू कर सकते हैं, पर रेजोल्यूशन खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर लॉ भी हमारा टाटा बाय बाय। डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द स्टेट टू मेक एनी लॉ बट इफ इनकंसिस्टेंट पार्लियामेंट लॉ विल प्रिवेल। अब इसमें एक बात समझने की यह है कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, लेकिन ये कहीं पे भी स्टेट को लॉ बनाने से उस सब्जेक्ट पे रोकता नहीं है। तो कोई भी सब्जेक्ट है जिस पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, क्योंकि राज्यसभा ने बोल दिया कि भैया आप इस पे लॉ बनाओ, ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट को लॉ बनाने का अधिकार नहीं है इस सब्जेक्ट पे। स्टेट भी लॉ बना सकती है अधिकार पे, या उनका जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो भी चल सकता है, स्टेट का लॉ वैलिड रहेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या नहीं होने चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए, रेपग्नेंट नहीं होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट का लॉ जीत जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेंटर हमेशा ऊपर ही रहेगी। तो अगर कहीं से भी इनकंसिस्टेंसी हो रही है दोनों लॉ में, तो क्या होगा, पार्लियामेंट का लॉ जीतेगा। कहीं पे भी अगर डिफरेंस आ रहा है दोनों में, तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, ना कि स्टेट का करेगा। इनकंसिस्टेंसी है तो, अगर इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो स्टेट का लॉ भी वैलिड है, पार्लियामेंट का लॉ भी वैलिड है। क्लियर है। फिर आती है सेकंड सिचुएशन, राज्यसभा हमने पढ़ लिया। पहली तो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या माना हमने, राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास करा। सेकंड है नेशनल इमरजेंसी के टाइम। नेशनल इमरजेंसी बोले तो 352, आर्टिकल नंबर 352 में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। तो इसमें आर्टिकल 250 बोलता है, अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 302 ही, सॉरी 352, 352 है हमारा नेशनल इमरजेंसी का, 356 है हमारा प्रेसिडेंट रूल का, और 360 है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी का। ये हमारे को याद रखना है हमेशा। लेकिन ये जो पावर है, ये आर्टिकल 250 देता है, क्या बोलता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एम्पावर्स द यूनियन लेजिस्लेटर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो 250 आर्टिकल नंबर 250 पावर देता है यूनियन को कि वो स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। यहां माथे मत मारना, दोनों आर्टिकल का मतलब क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल नंबर 352 के हिसाब से लगेगी। नेशनल इमरजेंसी लगना आर्टिकल नंबर 352 है, लेकिन 250 यूनियन को यह अधिकार देता है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम आप स्टेट का लॉ बना सकते हो, स्टेट से रिलेटेड किसी टॉपिक पे लॉ बना सकते हो। सो आर्टिकल 250 सेज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एम्पावर्स, जब इमरजेंसी होती है यानी कि जब 352 लगा होता है, तब आप क्या कर सकते हो, यूनियन लेजिस्लेचर स्टेट लॉ बना सकती है। ये पावर कौन देता है, आर्टिकल नंबर 250। क्लियर है। एनी लॉ अंडर आर्टिकल 249 और 249 ये वाला, 250 ये 249 और ये 250 ये वाला, मेड बाय द पार्लियामेंट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द स्टेट टू मेक लॉ बट इन केस ऑफ रेपग्नेंसी यूनियन लॉ विल प्रिवेल। ये हमने पढ़ लिया वैसे भी कि आर्टिकल नंबर 249 और 250 जो पहले भी पढ़ा और अभी भी, आर्टिकल नंबर 249 या 250 में पार्लियामेंट के पास ऑथोरिटी है कि वो लॉ बनाए, मतलब पार्लियामेंट्री लॉ बन सकता है, बनाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट लॉ नहीं बन सकता उस टॉपिक पे, स्टेट लॉ भी बन सकता है उस टॉपिक पे और पार्लियामेंट लॉ भी बन सकता है उस टॉपिक पे। लेकिन अगर इन दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई क्लैश है, कहीं ना कहीं हार्मनी में नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, तो
तो क्या होगा, रेपग्नेंसी है तो क्या होगा, तो पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। कौन जीतेगा, कौन विजयी होगा, पार्लियामेंट्री लॉ, स्टेट लॉ नहीं होगा। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी। ठीक है, वो क्या अच्छी होती जाएगी, तो इसलिए अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं बहुत पॉलिटी में, इनको याद करते चले। तीसरा केस, ये एबनॉर्मल केसेस है, वापस बोल रहा हूं एबनॉर्मल केसेस है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के तो हमने कल वाले लेक्चर में या पुराने लेक्चर में हमने कर लिए थे, ये आज की बात कर रहे हैं एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, अब स्टेट ने रिक्वेस्ट करा, वहां पे क्या था, राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हुआ, यहां पे क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारा है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया आप इस पे लॉ बनाएं। सो व्हेन टू और मोर स्टेट लेजिस्लेचर, दो या दो से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट की लेजिस्लेचर दो या दो से ज्यादा, एक स्टेट लेजिस्लेचर होगी, एक स्टेट की लेजिस्लेचर होगी, तो काम नहीं बनेगा। कम से कम दो या दो से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर हैं, हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन दैट पार्लियामेंट शुड रेगुलेट ऑन द मैटर इन द स्टेट लिस्ट। क्लियर है बात, बहुत सिंपल है। जब दो या दो से ज्यादा स्टेट बोलती हैं कि लेजिस्लेचर बोलते हैं कि भैया पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है स्टेट के सब्जेक्ट पे। क्लियर है, ठीक है। सो पार्लियामेंट कैन पास द लॉ फॉर द सेम। अब लेकिन इसमें क्या कहानी है, इसमें क्या गीत है, इसमें क्या संगीत है, इसमें यह बात है कि अगर स्टेट ने ऐसा कदम उठा लिया, स्टेट लेजिस्लेचर ने ऐसा कदम उठा लिया, दो या दो से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर में कदम उठा लिया कि भैया पार्लियामेंट साहब आप लॉ बनाएं, हम लॉ नहीं बनाएंगे इस सब्जेक्ट पे, या हम बनाएंगे आप तो बनाओ ही बनाओ, ये सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है या कुछ भी बात है, पार्लियामेंट से हमने रिक्वेस्ट करी कि भैया आप इस पे लॉ बनाएं। और जैसे ही पावर पार्लियामेंट के पास चली गई, जैसे ही बॉल पार्लियामेंट के कोर्ट में चली गई, तो पार्लियामेंट हो जाते हैं राजा। पार्लियामेंट को फिर क्या है, पूरी पावर है। फिर पार्लियामेंट एक्ट बनाने से लेके, एक्ट में अमेंडमेंट करने से लेके, एक्ट को हटाने से लेके सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। स्टेट का कोई लेन देन नहीं है, फिर स्टेट कुछ नहीं कर सकती, फिर स्टेट सिर्फ तालियां ही बजा सकती है। क्लियर है बात। आपको क्या करना है, रेजोल्यूशन मींस द एब्डिकेशन एंड सरेंडर ऑफ पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑफ द पावर टू द पार्लियामेंट ऑन दैट सब्जेक्ट। तो उस सब्जेक्ट पे अब किसका अधिकार हो गया, पार्लियामेंट का अधिकार हो गया। तो पार्लियामेंट ही उस पे लॉ बनाएगी, स्टेट उस पे लॉ नहीं बना सकती। कुछ भी हो जाए, ना लॉ बना सकती है, ना उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, ना उसको हटा सकती है। वो पार्लियामेंट की हदों में चला गया। तो पार्लियामेंट पावरफुल, पार्लियामेंट शक्तिमान घोषित हो गया। क्लियर है। पावर टू पास द एक्ट, टू मेक सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट एंड रिवोकिंग लाइज विद द पार्लियामेंट, किसके पास है, पार्लियामेंट है। सीधी सी बात है, जब मैंने आगे से जाके बोल दिया चाचा पार्लियामेंट चाचा आप लॉ बनाओ, हमारा कोई लेन देन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर बाद में जाके आप बोलो नहीं 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 यार मैं भी लॉ बनाऊंगा, मैं इसमें फेरबदल करूंगा, मैं इसको हटाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार पार्लियामेंट को आपने दे दी सारी पावर, आपने सेल्फ ट्रांसफर करा, खुद की इच्छा से ट्रांसफर करा, किसी ने आप पे जबरदस्ती नहीं करी, तो अब पार्लियामेंट का अधिकार है उस पर सारा। क्लियर है बात। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी होल्ड नहीं करती। क्या होती है डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी, अभी अभी पढ़ना हमने कि अगर पार्लियामेंट लॉ और स्टेट लॉ में कोई इनकंसिस्टेंसी है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसा अपन ने पढ़ा कि सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट लॉ के पास है। सारा कौन है, पार्लियामेंट के पास है, तो लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। यहां पे स्टेट लॉ की कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो हमने सरेंडर कर दिया, सारी पावर ही सरेंडर कर दी हमने, सब कुछ पार्लियामेंट को दे दिया, तो इन बेचारों के पास तो वैसे ही कोई पावर नहीं है, तो रेपग्नेंसी की बात ही कहां से आएगी, इनकंसिस्टेंसी की बात कहां से आएगी। तो इसलिए क्या हो जाता है, यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेपग्नेंसी डज नॉट होल्ड गुड, मतलब ये वैलिड नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है ही नहीं। जब स्टेट लॉ ही नहीं है तो उस पर वैलिड कैसे होगा। क्लियर है बात। क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके, प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हमने क्या कर दिया, हमने स्टेट ने बोला कि यार स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या बोला, दो या दो से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या बोला कि पार्लियामेंट साहब आप इस पे लॉ बनाए, हमारा कोई लेन देन नहीं है, आप इस पे लॉ बनाए, या आप नेशनल इंपॉर्टेंस का टॉपिक है तो आप इस पे लॉ बनाए, हमारी जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो अब ये क्या हो गया, ये पार्लियामेंट की हदों में आ गया। अब स्टेट इस पे लॉ नहीं बना सकती, कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। अच्छा एक और बात, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, एक कैच है कि सपोज करो दो या दो से ज्यादा, सपोज दो या तीन स्टेट्स जो भी हैं, सपोज करो मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और राजस्थान है या गुजरात है, कुछ भी है, मतलब कोई भी स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स ने कोई रूल पास करा, ये रेजोल्यूशन किन्होंने पास करा, इन तीन स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करा, तो ये जो पार्लियामेंट की पावर है ना कि भैया स्टेट लॉ नहीं बना सकती, ये किस पे होगी, इन तीन स्टेट्स पे होगी। कल को पार्लियामेंट उठ के ये नहीं बोल सकती कि भैया मैंने जो हरियाणा या पंजाब का स्टेट लॉ है वो वैलिड नहीं होगा, इधर भी मैं ही लॉ बनाऊंगी।
ऐसा नहीं, पार्लियामेंट उन्हीं स्टेट पे लॉ बनाएगी जिन स्टेट ने रिक्वेस्ट करी है कि भाई साहब आप लॉ बनाओ, इसके अलावा नहीं होगी। हाँ, पंजाब चाहती है तो पंजाब बोल सकती है कि आपने जो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए लॉ बनाया है वही लॉ हम पे भी वैलिड कर दो, तो ऐसा का ऐसा उनके ऊपर थोपा जा सकता है या डाला जा सकता है। लेकिन जब तक नहीं है ऐसा, जब तक उन्हीं स्टेट पे पार्लियामेंट का लॉ लागू होगा जिन स्टेट ने उनसे रिक्वेस्ट करी है। क्लियर है? और कम से कम कितनी स्टेट होनी चाहिए? दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट होनी चाहिए, एक स्टेट नहीं हो सकती। चौथा, इंप्लीमेंटेशन इंटरनेशनल अग्रीमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल अग्रीमेंट। अब हमारे विदेशी जो हमारे अग्रीमेंट हो गए या हमारी ट्रीटीज हो गई, तो उनको तो फॉलो करना ही है, बहुत बेसिक बात है। हमारी इंटरनेशनल अग्रीमेंट करेगा कौन? सबसे पहले स्टेट तो करेगी नहीं, अग्रीमेंट कौन करेगा? जनरली हमारी पार्लियामेंट ही करेगी। किसकी अथॉरिटी है? हमारी सेंट्रल अथॉरिटी ही अग्रीमेंट करेगी। फॉरेन अफेयर्स किसका मैटर है? फॉरेन अफेयर्स मैटर ही हमारे सेंटर का है, तो वही अग्रीमेंट और ट्रीटी साइन करेंगे। अब अग्रीमेंट और ट्रीटी अगर हमने साइन कर दिए या हमने वादे कर दिए बाहर वाले लोगों से, बाहर वाले देशों से, तो वो तो हमें फुलफिल करना ही है। आज हमारे परिवार में भी ऐसे होता है कि हमारे पिताजी किसी को जाके कोई वादा दे जाता है कि भैया मेरे बच्चे की शादी इसी से होगी, या मेरे आगे वाले ज़मीन में मेरी वसीयत में आपका 10% हिस्सा होगा आज से 5 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद। तो हमारे हिंदुस्तान में हमने देखा, पुरानी पिक्चरों में हमने एटलीस्ट देखा है कि वहाँ पे क्या होता है कि यार मेरे पिताजी का वादा है तो ये तो मुझे पूरा करना ही करना है। तो सिमिलर सिचुएशन आप यहाँ पे मान लो कि सेंटर क्या गई, सेंटर ने क्या करा, इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर दी एक, या इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन कर दिया एक, और उसमें कोई ना कोई इन्होंने प्रॉमिस कर दिया या अपने वर्ड्स दे दिए कि भैया इस तरीके से हम भी इसको फॉलो करेंगे। अब वो इंटरनेशनल ट्रीटी आपस में 2 कंट्री में हुई हो, किसी एसोसिएशन के अंदर हुए हो, या कोई इंटरनेशनल बॉडीज जैसे यूएन और ऐसी बॉडीज हैं उनमें हुई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा अगर होता है तो स्टेट को वो लॉ मानना ही पड़ेगा जो कि सेंटर ने फ्रेम करा है। सो फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, agreement or conventions, parliament is authorized to make laws on any subject list। तो अब जब पार्लियामेंट प्रॉमिस करिए, वहां पे जाके अब ऐसा तो होगा नहीं ना, जब अग्रीमेंट करने जा रही है पार्लियामेंट या सेंटर बॉडी हमारी जो है, वो पहले स्टेट को फोन लगाएगी, अरे यार आपकी स्टेट लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ये टॉपिक आ रहा है तो आपसे पूछ लें पहले हम, अगर आप बोलें तो ही हम इस पर ट्रीटी करें, नहीं तो हम ट्रीटी नहीं करें। तो ऐसा तो होगा नहीं। वहां पे क्या होगा, ट्रीटी हो गई, अग्रीमेंट हो गया, जो भी उसके पॉइंट्स है सारे लिस्ट हो गए, सारे पे हमने साइन हो गए, ट्रीटी साइन हो गई। अब जब हम आते हैं तो हमें देखते हैं कि यार ये स्टेट इसमें बीच में आ रही है, या इस स्टेट पे भी ये इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। उस सब्जेक्ट पे, वो सब्जेक्ट स्टेट का है, तो अगर सब्जेक्ट का स्टेट का सब्जेक्ट भी है तो भी उससे कोई लेन देन नहीं। पार्लियामेंट बड़े आराम से उस पर लॉ बना सकती है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन देता है कि इन रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस आप कोई भी लॉ, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, इवन इफ इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट। किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट है। तो अगर इंटरनेशनल ट्रीटी है और किसी स्टेट का सब्जेक्ट आड़े आ रहा है तो उस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। क्लियर है? मेड एट एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एसोसिएशन और अदर बॉडी, कहीं पे भी आपने प्रॉमिस कराओ, इंटरनेशनल प्रॉमिस कराओ, तो वो आपको फुलफिल होना चाहिए। हाँ, पर ये लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं मोदी जी ने फोन कर दिया और एक अपने फोन पे ही आपस में बात हो गई कि भैया यार मैं तुम्हारे को इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये बेनिफिट दूंगा, तो ऐसा नहीं। ये लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, जब ये चीज हो पाएगी। क्लियर है? एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947। तो इस एक्ट में क्या है, जनरली इस एक्ट में इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस देते हैं हम किनको? यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल को या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अगर वो हमारे देश में मौजूद हैं तो उनको किसी प्रकार के हम उनको प्रिवेंशन देते हैं, बचाव देते हैं, और इम्यूनिटीज देते हैं कि भैया इनके ऊपर ये केस नहीं लगेंगे, इनको ये चीजें अलाउड है हमारे देश में, कोई इन पर रोक टोक नहीं लगेगा। जबकि वो स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है। पुलिस ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर जो है ये किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट है। तो चाहे तो उस पर वो क्राइम लग सकता है या कोई भी प्रोटेक्शन नहीं हो, हट सकता है स्टेट के सब्जेक्ट से, लेकिन क्योंकि इट इज अंडर द यूनाइटेड नेशन प्रिवेंशन एंड इम्यूनिटीज एक्ट, तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है कि भाई साहब इसको नहीं करना। और देखा होगा हमने, सलमान खान को कई बार ऐसी पावर मिलती है, टाइगर जिंदा है, कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे उनको पावर है कि भैया इसको मत छूना। क्लियर है? पर सलमान खान यूनाइटेड नेशन का आदमी नहीं होता तब। सिमिलरली जिनेवा कन्वेंशन 1960, तो जिनेवा कन्वेंशन 1960, इसमें भी ऐसा ही कुछ है कि इसमें जो सोल्जर्स हैं, वॉर के जो सोल्जर्स हैं और वुंडेड हैं, अगर वो घायल हो चुके हैं तो उनको प्रोटेक्शन देना है, उनको हमारे को सर्विसेज देनी है। ये हमारा जिनेवा कन्वेंशन में डिसाइड हुआ। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ट्रिप्स है, ट्रिप्स बेसिकली क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ट्रेड रिलेशन एक्ट एस्पेक्ट्स हैं, तो उसको हमारे को मान्यता देनी है, पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है। फिर चाहे स्टेट सब्जेक्ट इनके बीच में आ रहा हो तो भी वो दरकिनार हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल, ठीक है। फिर फाइनल एक ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। अब आता है आर्टिकल 356।
आर्टिकल 356, वो था 352, नेशनल इमरजेंसी क्या था 352, ये आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब भी गवर्नर को लगता है कि भैया हमारी स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल पा रही, या हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे एक रूल लगा देते हैं कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट काम नहीं कर रही, तो इस पे प्रेसिडेंट रूल है, स्टेट की पावर्स किसके पास चल जाएंगी? पार्लियामेंट के पास चल जाएंगी। सो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इन द फोर्स। कब है? इन द स्टेट। प्रेसिडेंट रूल जब फोर्स है, इन फोर्स है स्टेट में, तो क्या हो जाता है? पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पे स्टेट के, फिर वो कोई भी सब्जेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक ये सब्जेक्ट होना चाहिए, या राज्यसभा ने पास करा हो रेजोल्यूशन, या 2-3 स्टेट ने मिलके परमिशन दी हो, या इंटरनेशनल अग्रीमेंट हो उसके रिलेशन में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रूल लग चुका है किसी स्टेट पे, तो स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पे कौन रूल बनाएगा? पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, सेंटर हमारी लॉ बना सकती है। सो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, एनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इन फोर्स इन द स्टेट। जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है स्टेट पे, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे सोशल हो, मजाक में, मतलब कोई भी टॉपिक हो, कोई भी स्टेट सब्जेक्ट हो, किसी भी टॉपिक पे कोई बात हो, उस पर लॉ कौन बना सकता है? उस पर लॉ बना सकती है हमारी पार्लियामेंट। एंड्स ओनली व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर रिपील्स, ऑल्टर्स और री इनेक्ट्स द न्यू लॉ। अब ये क्या होता है? इसमें एक और पेज है। क्या पेज है इसमें? कि प्रेसिडेंट रूल पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट पे। जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है अंडर आर्टिकल 356, तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, और ये लॉ जब तक रहेगा तब तक चलता रहेगा जब तक स्टेट लेजिस्लेचर नया लॉ नहीं बना देती, या उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती, या री इनेक्ट नहीं कर देती, तब तक यही लॉ वैलिड रहेगा, पार्लियामेंट लॉ जो बना है। इवन जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट रूल है जब तक, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और पार्लियामेंट का लॉ चलेगा। सिंपल है। प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया, प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया, फिर भी वही पार्लियामेंट्री लॉ चलता रहेगा जब तक स्टेट आके, स्टेट जो आएगी, जो गवर्नेंस में आएगी, स्टेट गवर्नमेंट आएगी, वो आके नया लॉ नहीं बना देती, या री इनेक्ट नहीं कर देती, या फिर कोई अमेंडमेंट के साथ वापस पास नहीं कर देती, तब तक ये पार्लियामेंट्री लॉ चलता रहेगा। सिंपल है, कोई ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है। फिर आता है हमारा सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं अपन। विजिबल? ठीक है। आगे वाले सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, सेंटर का कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अब मैंने क्या बताया? पहला पॉइंट हमने पढ़ा, पार्लियामेंट स्टेट के लेजिस्लेशन में कब एंटर कर सकती है, कब उनके शूज में एंटर करके लॉ बना सकती है। यहां पे क्या है? सेंटर का कंट्रोल है स्टेट के ऊपर कि भैया आप जो लॉ बना रहे हो हमारे इस अकॉर्डिंग बनना चाहिए, यहाँ ये कंडीशन है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर एक्सेप्शनल सिचुएशन। वापस ये क्या है? ये एक्सेप्शनल सिचुएशन की ही कहानी है, नॉर्मल सिचुएशन की कहानी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में तो हमने टेरिटोरियल एक्सटेंट भी बांट रखा है, हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट भी बांट रखी है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो कोई जिद्दोजहद होती नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं तो ये कहानियां उठ के आती हैं। गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट हैज द एब्सोल्यूट वीटो। अब कोई बिल पास हुआ, गवर्नर साहब के पास गया, गवर्नर साहब के पास साइन के लिए गया, गवर्नर साहब ने बोला नहीं भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या ये मुझे सही नहीं लग रहा, मैं इसको प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रोक देता हूं और उनके पास भेज देता हूं उनकी असेंट पाने के लिए। तो ये पावर एक्सेप्शनल केस हो गया। गवर्नर हर बिल को तो भेजेंगे नहीं प्रेसिडेंट साहब के पास, लेकिन कुछ बिल जो उनको लगता है वो प्रेसिडेंट साहब के पास भेज सकते हैं कंसिडरेशन के लिए गवर्नर साहब। तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया। अब गवर्नर साहब ने जो भी प्रेसिडेंट के पास बिल भेजा है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या है? कंट्रोल है। प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है। प्रेसिडेंट चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको वापस भेज दे कि भैया ये वापस उठाओ, इसमें ये रिकमेंडेशंस हैं, ये चेंजेस हैं, ये करके लाओ, ये भेज सकते हैं। वापस आया, वापस कंसिडरेशन के लिए आया, वापस प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तो वापस उसको रोक सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उनको पास करना जरूरी है। तो इस केस में प्रेसिडेंट साहब के पास क्या है? एब्सोल्यूट वीटो है। क्या है? एब्सोल्यूट वीटो है। वो चाहे तो इसको पास करे, वो चाहे तो इसको रिकमेंडेशन के लिए भेज दे, वो चाहे तो इसको वापस रोक सकते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गया? सेंटर का कंट्रोल हो गया किस पे? स्टेट पे। बिल किसका है? स्टेट का। पास कौन करना है? गवर्नर को पास करना है। लेकिन गवर्नर ने क्या बोला कि भैया मैं प्रेसिडेंट से कंसिडरेशन लेता हूं, क्योंकि गवर्नर कौन है? गवर्नर प्रेसिडेंट का एजेंट ही है। सो गवर्नर ने भेज दिया प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए, और प्रेसिडेंट के पास अब क्या है? एब्सोल्यूट वीटो है।
क्लियर है, समझ में आ रहा है फ्लो चार्ट? स्टेट लेजिस्लेचर से बिल गया गवर्नर के पास, गवर्नर से गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया चाहे तो, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया चाहे तो, प्रेसिडेंट के पास वापस आया, प्रेसिडेंट ने फिर रिजेक्ट कर दिया, तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है। सारी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, अंडर एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल क्यों बोला गया? क्योंकि हर बिल यहां तक नहीं आता, हर बिल प्रेसिडेंट तक नहीं आता। एक्सेप्शनल बिल गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेजा, अब प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, प्रेसिडेंट एकदम गदा लेके खड़े, वो चाहे तो ठोके, वो चाहे तो उसको उड़ा दे। क्लियर है? सिमिलरली बिल्स ऑन सर्टेन मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, bills on certain matter can be introduced in the state legislature only after the sanction of president, though enumerated in the state list। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि स्टेट लिस्ट में मौजूद हैं, जिन पे स्टेट को ही लॉ बनाना है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के बाद ही बनेगा। पहले प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन होगी, तभी वो बिल एग्जिस्टेंस में आएगा या उस बिल को पास करने की मोहलत मिलेगी, परमिशन मिलेगी। क्लियर है बात? कैसा एग्जाम्पल क्या है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ऐसा एग्जाम्पल ले ले, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब हमारे देश में अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान का माल राजस्थान में उत्पाद होगा, बनेगा और राजस्थान में ही बिकेगा। ऐसा तो है नहीं, राजस्थान का माल हमारे, आज मैं जैसे मेरा दूसरा बिजनेस है, तो मैं अजमेर में बिजनेस करता हूं, तो मैं सर्विसेज आउटसाइड राजस्थान भी देता हूं, मैं राजस्थान के बाहर भी सर्विसेज दे सकता हूं। मेरे पे कोई रोक टोक नहीं है कि मेरे को राजस्थान के अंदर अंदर ही सर्विसेज देनी है। तो फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेशन है हमारे स्टेट में। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट पे अगर लॉ बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमारे को, अगर हमारे को रेस्ट्रिक्शंस लगानी है, सपोज कि आज से हम राजस्थान की सर्विसेज तमिलनाडु में नहीं दे सकते, तो ऐसे अगर हमारे को कोई रेस्ट्रिक्शन लगानी है तो इस पे हमारे को पहले किसकी परमिशन मिलनी पड़ेगी? हमारे को लेनी पड़ेगी किसकी? प्रेसिडेंट साहब की। आज की तारीख में कोविंद साहब की हमारे को परमिशन चाहिए होगी। सर मैं ऐसा सोच रहा हूं, हमारी स्टेट ऐसा सोच रही है कि हम तमिलनाडु माल नहीं भेजें या तमिलनाडु में हम सर्विसेज नहीं दें, इससे हमारा फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स वाला जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा हैम्पर हो रहा है, तो प्लीज आप हमें कृपा करके परमिशन दें, ठप्पा लगाएं। तो ऐसे मैटर पे अगर कोई भी लॉ बनेगा तो उससे पहले हमें क्या चाहिए? प्रेसिडेंट की मोहलत चाहिए, प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। क्लियर है बात? ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, फाइनल पॉइंट हमारा आज का। सो ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आ गया 360। अब हमने 352 पढ़ लिया, 356 पढ़ लिया, डिटेल में आगे और पढ़ेंगे जब आएगा। अभी हम सिर्फ ऐसे बार बार हल्का फुल्का ऐसे याद कर रहे हैं, इनके नाम याद कर रहे हैं बार बार कि भैया आपसे बात करनी है, आगे जाके आपको दिमाग में ला रहे हैं कि ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है। आगे जाके हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? सो ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी एंड फाइनेंशियल बिल फॉर हिज कंसिडरेशन। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर कभी हमारे देश में लगती है, हालांकि आज तक हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है, पर अगर इन केस फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है? सेंटर कैन रिजर्व सम बिल्स, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट्स, सेंटर या प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी एंड फाइनेंशियल बिल फॉर हिज कंसिडरेशन। उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल सकते हैं, अरे रुक जाओ, ये जो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स है इनको रोक दो, इनको अभी थोड़ा सा रोको, हमारी कंसिडरेशन दो, इसमें कुछ चेंजेस अगर हमारे को लाने हैं तो वो चेंजेस लान दो, फिर आप पास करो, तो उन पे होल्ड लग सकता है। क्यों होगा? इसका बहुत सिंपल सा कारण यही है कि क्योंकि जब हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा बड़ी स्ट्रिंजेंट सिचुएशन चल रही है हमारे देश में, बड़ी खराब सिचुएशन चल रही है, पैसे में हम बहुत बर्बाद चल रहे हैं, बैंकरप्ट चल रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है। तो उस केस में हम बहुत इजीली मनी बिल और फाइनेंशियल बिल पास नहीं कर सकते, क्योंकि पहली फंड की शॉर्टेज है और हम सारे के सारे बिल अगर पास कर देंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट होती है और प्रेसिडेंट रोक सकता है कि भैया अभी रुक जाओ, आप फाइनेंशियल बिल और मनी बिल्स में थोड़ा फेरबदल करके अपने को पास करना है या कैसे भी करना है, वो अकॉर्डिंगली होगा। आज तक हुआ नहीं है खैर हमारे देश पे। सो ऐसा हो सकता है। तो तीनों केस समझ में आए हमारे? कब है? सेंट्रल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेशन। सेंट्रल का कंट्रोल क्या क्या है? एक तो फाइनेंशियल बिल के टाइम पे, सेकंड कुछ बिल्स ऐसे हैं जो कि प्रायर परमिशन चाहिए हमारे को प्रेसिडेंट की, कुछ बिल से, कुछ टॉपिक से जो स्टेट सब्जेक्ट हैं उन पे, जैसे फ्री ट्रेड और कॉमर्स। फ्री ट्रेड और कॉमर्स के अगर हमारे कोई बिल हमारे को निकालने उसमें कुछ फेरबदल करने हैं तो हमें पहले प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन चाहिए। साथ ही साथ गवर्नर कुछ बिल्स रोक सकते हैं, किसके लिए? सॉरी, गवर्नर कुछ बिल्स रोक सकते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। जब उनके पास बिल आता है और प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है, एब्सोल्यूट वीटो है कि वो उस बिल को पास करें या रोकें या कुछ भी करें। सो ये थे हमारा सेंट्रल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेशन।
या और स्टेट लेजिस्लेशन। पहला था हमारा पार्लियामेंट कब स्टेट लेजिस्लेशन में इंटरफेयर कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेशन बना सकती है। दूसरा सेंट्रल का कंट्रोल कब कब है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है जहां पे सेंटर का कंट्रोल है स्टेट के लेजिस्लेशन में। तो इसी के साथ हमने पहला पार्ट कर लिया हमारा पूरा कंप्लीट। कहां गए वो पहला का, ये सो हमने जो सेंटर स्टेट के रिलेशन में पहला रिलेशन हमने पूरा कर लिया, पहले रिश्ते की बात कर ली हमने, लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात कर ली। अब हमें करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव रिलेशन की बात, और उसके बाद हम करेंगे फाइनेंशियल रिलेशन के साथ, और इसके साथ इस चैप्टर का हम समापन करेंगे बाद में। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव रिलेशंस अमंग सेंटर एंड स्टेट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो या ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल परचम क्लासेस। थैंक